हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज नया प्रैक्टिस सेट है हमारा। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्वायरमेंट सेट के। तो इन्वायरमेंट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम इन्वायरमेंट, पर्यावरण के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, क्योंकि पर्यावरण का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। अधिकतर एग्जामों में क्या करते हैं कि ज्योग्राफी के साथ पर्यावरण मिक्स कर देते हैं। अधिकतर क्वेश्चन पर्यावरण से बनते हैं, तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में। तो बहुत सारे एग्जाम्स में जो रिपीट हुए क्वेश्चन हैं वो देख के आज हम इन्वायरमेंट के। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है, लगभग 27 प्रैक्टिस सेट हमारे खत्म हो गए हैं। उसको लगाओ जाके। अगर अच्छा अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्कोर ठीक नहीं जा रहा है तो क्योंकि लेवल ऐसे ही रहने वाला है, बिल्कुल भी सरल मत समझना कि लेवल बहुत सरल रहेगा। लेवल टॉप का रहने वाला है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बच्चे बहुत हैं, बेरोजगारी बहुत है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में कौन सरोवर और झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो झीलों में और सरोवर में बहुत तेजी से वृद्धि करता है? क्या सिंघाड़ा करता है, हाइड्रिला करता है, जलकुंभी करता है या नागफनी करता है? देखा होगा तालाबों में एक पादप होता है, बहुत तेजी से वृद्धि करता है, जिससे कि पूरा तालाब ढक जाता है। तो इससे सिंघाड़ा होता है, हाइड्रिला होता है, जलकुंभी होता है या नागफनी होता है? तो बताएंगे क्या होगा। ये आपकी जलकुंभी होती है। तो जलकुंभी क्या करती है? तालाबों में, सरोवर में बहुत तेजी से वृद्धि करती है, जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा तालाब से ढक जाता है। इसके नुकसान भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो अगर आप तली में देखेंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो खत्म होने लगते हैं। और इस ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि फिर तालाब में सड़न शुरू हो जाती है, जिससे तालाब में उससे बदबू आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, जलकुंभी करते हैं। ठीक है, वन का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वन के पेड़ों की छाल पर उगते हैं। तो वनों के जो पेड़ हैं, पेड़ों की छालों पर कौन उगते हैं? जीवाणु उगते हैं, लाइकेन उगते हैं, कवक उगते हैं या मॉस उगते हैं? तो पेड़ आपने देखा होगा कि पेड़ों की छालों पर लगा रहता है, कुछ फंगस टाइप का होता है। तो क्या होता है वो? जीवाणु होता है, कवक होता है, लाइकेन होता है या मॉस होता है? तो पेड़ों की जो छालों पर लगे होते हैं ये होते हैं आपके लाइकेन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखो इसको। ये बार बार रिपीट करते हैं एग्जामिनर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो 2 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो हैदराबाद में जो हुसैन सागर झील है किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है? लेमना की, हाइड्रिला की, मगरमच्छ की या जलकुंभी? तो किसकी वृद्धि से नष्ट हो गई है? तो हैदराबाद में जो हुसैन सागर झील है ये आपकी जलकुंभी की वृद्धि से नष्ट हो गई, क्योंकि जलकुंभी की वजह से क्या हुआ है कि पूरी तरीके से ढक जाते हैं, जिसकी वजह से वही मैंने बोला ना कि स्लंग शुरू हो जाती है और पूरी की पूरी तरीके से क्या हो गया, पूरी झील जो है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोजोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, ज़ीरोफाइट कहते हैं, होलोफाइट कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखो। इनको क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो होते हैं इन्हें जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। 4 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। तो पौधों की वृद्धि के लिए जो सबसे उपयुक्त चीज़ है वो क्या है? बालू है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, बजरी है? तो पादपों की वृद्धि के लिए जो बेस्ट है वो कौन सी मिट्टी है? आपकी दोमट मिट्टी है। ध्यान रखेंगे कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि निम्न में कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? कौन सा इसमें से कारक है जो वनस्पति निर्धारित करता है किसी भी एक स्थान की, मतलब कैसी वनस्पति होगी? वहाँ का प्रकाश, वर्षा, मृदा या मृदा जल? कौन करता है वनस्पति निर्धारित? तो ये वर्षा। देखो, जहाँ पर जैसी वर्षा होगी उसी प्रकार की वनस्पति होती है। आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ अलग प्रकार के पौधे मिलेंगे आपको। आप इक्वेटर के पास जाएंगे तो अलग प्रकार के मिलेंगे, पश्चिमी घाट में जाएंगे अलग प्रकार के मिलेंगे, पूर्वी भारत में जाएंगे अलग मिलेंगे, मध्य भारत में अलग मिलेंगे और उत्तरी भारत में अलग मिलेंगे। तो वर्षा का जो कारक है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है वनस्पति को निर्धारित करने में। तो इसको ध्यान रखेंगे। 6 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला हमारा कि पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। तो पौधे जो हैं किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल है, कोशिका जल है, आर्द्रता जल है या क्रिस्टलीय जल है? तो पौधे किस प्रकार से जल लेते हैं? क्या गुरुत्वीय जल नहीं, गुरुत्वीय जल से नहीं लेते, कोशिका से लेते हैं, कैपिलरी से लेते हैं। तो 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो कैपिलरी, कोशिका का जो जल होता है उस तरीके से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं। तो मरुस्थल के जो पादप होते हैं अधिकतर किस प्रकार से होते हैं? क्या ये मासल होते हैं, साकी होते हैं, पर्वतीय होते हैं, पूर्णाभिवृत्तीय होते हैं? तो किस प्रकार से होते हैं? देखो, मासल होते हैं जो उनके क्योंकि रेगिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में पानी तो पाया नहीं जाता है, इसलिए क्या करते हैं कि रेगिस्तान के जो पादप हैं वो अपने पत्तों का ही मासल बना देते हैं। मतलब आपको पत्ते ही आगे चल के उसमें मासल रूप ले लेते हैं, क्योंकि वो पानी को संचित करने के लिए, क्योंकि वो पानी को संचित कर लेते हैं। अगर पौधा रहेगा तो पानी का वाष्पन अधिकतर हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए मरुस्थलीय पादप अधिकतर कैसे होते हैं? मासल होते हैं। ठीक है, 8 का इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
आगे हम बात करते हैं कि घास स्थलीय परितंत्र का, देखो ये पिरामिड वगैरह बहुत पूछते हैं, तो घास जो स्थलीय परितंत्र का में संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा। तो घास जो परितंत्र होता है उसमें अगर संख्या की बात करी जाए तो उसका पिरामिड कैसा बनेगा, ये हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। देखो घास खाने वाले अधिक जानवर होते हैं, उनको खाने वाले कम होते हैं, उससे ज़्यादा उनको खाने वाले कम होते हैं। तो इस प्रकार जो घास का जो परितंत्र है का जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो इसको ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे कि घास का जो स्थलीय परितंत्र है उसका पिरामिड कैसा होता है, क्योंकि घास होती है, घास को खाने वाले बहुत सारे जानवर हैं, उनको खाने वाले उनसे कम हो जाते हैं और उनको भी खाने वाले उनसे कम हो जाते हैं। तो 9 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो अगर परितंत्र में ऊर्जा की बात करें कि एक ऊर्जा दूसरे में ट्रांसफर किस प्रकार से होती है, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो क्या सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, तो नहीं, ये भी सदैव ही ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा ही होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद कम एनर्जी तो बराबर कम एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऐसा है कि अगर एक के पास 100% है तो फिर जैसे लिंडेमान का जो नियम था वो क्या है, अगर किसी को पता है तो जल्दी कमेंट करके बताओ। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। एक इंसान है, उसके पास 100% ऊर्जा है, फिर दूसरे के पास जाएगी वो उससे कम होगी, फिर उसके बाद पास जाएगी वो उससे कम होगी। तो इसी प्रकार से 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा कि एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तालाब के अगर परितंत्र की बात करें तो जीव भार जो है ना उसका पिरामिड कैसा होगा। तालाब की अगर बात करें, जीव भार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तालाब के परितंत्र में, तो क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी बताएंगे। सीधा होगा, उल्टा होगा, या कभी उल्टा कभी सीधा होगा। तो जीव भार कैसा है, तो कम चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, तो हमेशा तालाब का जो जीव भार का अगर पिरामिड पूछे तो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा उल्टा होगा। क्या होगा, हमेशा उल्टा होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे तालाब के परितंत्र जीव भार का पिरामिड कैसा होगा, उल्टा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। घास परितंत्र और वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा। तो घास स्थलीय और वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, जल्दी बताएंगे कैसा होता है। ये भी सदैव सीधा ही होता है। क्या होता है कि घास स्थलीय में क्या होता है कि घास के ऊपर बहुत सारे जीव डिपेंड होते हैं, उनके बाद कम होते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होगा, ये घास परितंत्र का तो 12 का भी क्या होगा, 12 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि सदैव सीधा ही होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो देखो खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा कौन सी दिशा में होता है, क्या एक दिशा में होता है, द्विदिशा में, चतुर्दिशा या त्रिदिशा में। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, हमेशा एक ही दिशा में होता है। मतलब कि एक ही दिशा में होगा, ऐसा नहीं है कि दो दिशा में फैल जाए, आप एनर्जी एक दूसरा खाएगा तो उसको मिल जाएगी, दूसरा खाएगा चौथे को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक दिशा होता है। तो खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो हमेशा एक दिशा ही होगा, ठीक है। 13 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। अगर वही मैंने बताया कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कैसे होगा, तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, ये लिंडेमान का नियम है। तो 14 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लिंडेमान का नियम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर मान लो आप कोई 100% एनर्जी है तो अगर दूसरा उसको खा लेगा, मान लो हिरन है, उसके पास 100% एनर्जी है, अगर उसको शेर खाएगा तो उसके पास कितनी जाएगी, केवल 10% जाएगी। तो यही 10% का जो नियम है ये लिंडेमान ने दिया था। तो 14 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो जो पारिस्थितिकी स्तूप है उसकी परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, चार्ल्स एक्टन ने, ओडम ने, डार्विन ने या टेंसली ने। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, एक्टन ने, ओडम ने, डार्विन ने या टेंसली ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये क्या है आपका, चार्ल्स एक्टन ने, पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो इसको देखो, लगातार पढ़ाई करो, देखते रहो, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। और हम रेडियो ऑपरेटर, जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का पेपर होने वाला है, उसमें जो साइंस का पोर्शन है, क्योंकि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर है तो आप विज्ञान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेंगे। तो उसकी हम प्रैक्टिस सीरीज ला रहे हैं, देखना चाहो तो देख लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो पूछे गए हैं वो हम करने वाले हैं। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।